सबसे पहले संगीत रागी जी, आपको क्यों लगता है जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि देखिए, जाति जनगणना साफ तौर पर हिंदू समाज को जातियों में बांटने की कवायद है। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में आए तो उन्होंने जो जातीय राजनीति थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं कर दिया, लेकिन जो डोमिनेट करता था बिहार और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसको उन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की। चूँकि नीतीश के पास, इन लोगों के पास कोई एक ऐसा चीज़ नहीं है। आज बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बुरी हालत में है। बिहार में पहले इंडस्ट्रियल एरियाज हुए थे, वो सब के सब बर्बाद हो चुके हैं, सब खत्म हो चुके हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के जो राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकासवाद और सामाजिक न्याय की नई व्याख्या जो है दिया उन्होंने, उसको तोड़ने का एक ही काट है कि हम इसे पुरानी राजनीति को ढर्रे पर ले जाएं, जहां पर वो मुस्लिम कंसोलिडेशन एक तरह हो और हिंदू समाज को हम जातियों में बांट सकें। ये आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव के पहले भी कैम्ब्रिज एनालिटिका के नाम से एक बड़ा पॉपुलर हुआ था, राहुल गांधी उसका प्रयोग करना चाहते थे, उस समय नहीं हुआ, लेकिन 2024 से पहले ये करना चाहते हैं। ये कितना सक्सेसफुल होता है कितना मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूँ, हिंदू समाज अब बहुत सजग हो चुका है और मुझे लगता है कि इन झांसे में आने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है, सीधे चलता हूं अशोक भारती जी के पास। अशोक भारती जी, आपको लगता है कि आज के माहौल में जातिगत गणना की जरूरत है, और क्या ये हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने की कोशिश नहीं है कुछ राजनीतिक दलों की? देखिए दीपक जी, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हिंदू नाम का समाज तो इस देश में कभी था नहीं। वो तो जातियों में और वर्णों में बटा ही समाज था। ये हिंदू एक बहुत ही नया फिनोमिना है, और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हमें भारतीय समाज को एक करना है तो हमें ज़रूर ये करना चाहिए कि कास्ट सेंसस को करना चाहिए। उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि किसी भी जाति को ये मुगालता ना रहे कि वो कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, उसको अपनी एग्जैक्ट उम्मीद पता लग जाए, एग्जैक्ट संख्या पता लग जाए। दूसरी बात ये कि जब एन्यूमरेशन होता है, सेंसस होता है, तो सरकार बहुत सारी डिटेल इकट्ठा करती है, किस में कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना पिछड़ा है, कौन किस ऑक्यूपेशन में है, किसके पास क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर जातिवार जनगणना हो जाएगी तो ये पता लग जाएगा कि इस देश में कितने ब्राह्मण गरीब हैं, कितने ठाकुर गरीब हैं, कितने वैश्य लोग गरीब हैं। ये सारी ये अगड़ी जातियों का जो अक्सर जो ईडब्ल्यूएस का जो मतलब है, ईडब्ल्यूएस के बारे में पता लगाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ईडब्ल्यूएस में आने वाली जातियों की जनगणना हो। अगर जनगणना नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा कि ईडब्ल्यूएस का जो ईडब्ल्यूएस वाले कह रहे हैं कि हमें 35% आरक्षण मिलना चाहिए, मैं उनके आरक्षण के समर्थन में हूं लेकिन उनकी जनगणना, उनकी जनसंख्या पता होना चाहिए। अगर जनसंख्या पता लग जाएगी तो अगर वो 35% तो 35% दे दीजिए, नहीं है तो अगर 8% है तो 8% दीजिए। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर रागी जी, मेरा सबसे पहला सवाल, अशोक भारती जी का कहना है हिंदू तो कोई शब्द है ही नहीं, ये क्या होता है हिंदू? प्रोफेसर रागी, आपने मेरा सवाल सुना? हाँ, देखिए, उनको जानकारी नहीं है, ये मॉडर्न नहीं है, ये कोई नए फिनोमेना नहीं है। और एक मैं जानना चाहूँगा, यादवों की जनसंख्या 14% के आसपास है बिहार में, कैबिनेट मंत्री 29% हैं। क्या नीतीश कुमार वो जो 15% एक्स्ट्रा है उसको हटाएंगे? कुर्मियों की जितनी जनसंख्या है और यादवों की जितनी जनसंख्या है, उनका प्रदेश की प्रशासनिक विभाग में या सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिनिधित्व है? क्या वो डिस्प्रपोर्शनेट प्रतिनिधित्व को ख़त्म करके वो बाकी पार्टियों को, बाकी जो जातियां हैं जो ओबीसी के अंदर है, वह उनके साथ खड़े होने के लिए आएंगे? क्या 10 साल के लिए जो ओबीसी आरक्षण है
उसमें से यादवों को ख़त्म करके, कुर्मियों को ख़त्म करके, बाकी जो ओबीसी की जातियां हैं उनको आरक्षण आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ओबीसी की आरक्षण की मांग है, ये जो बात है और ये जो जनगणना है, वह पूरी तरीके से जातीय खेमाबंदी करने लिए है। आप ध्यान में आइए, इस देश में एक बहुत बड़े एक नया ट्रेंड आया है, जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है। 4-5 कंस्टिट्यूएंसी में एक खास जाति के लोग हैं, तो वहाँ पर जाति के आधार पर पार्टी बनी है और आने वाले दिनों में ये भारतीय राजनीति का फ्रेगमेंटेशन और ज़्यादा करेगा। एक से 10 सेकंड मुझे बढ़ा दीजिए, बाद में मत दीजिएगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और ये लोग जो हैं वो भारतीय राजनीति के जयचंद साबित हो रहे हैं और ऐसा मैं बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर को ही ला रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि इस देश में आने वाले दिनों में कहीं राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक हितों के लिए कहीं देश की बलि तो नहीं दे देंगी। ये बाबा साहब का अंतिम भाषण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दुर्भाग्य है कि अम्बेडकरवादी भी आज के दिन में उसी दृष्टि में बाबा साहब की बातों को न मान करके उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं। ठीक है अतिक रहमान साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपको लगता है जो कुछ हुआ ठीक है? आपको लगता है होना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि राइट विंग का, दक्षिण पंथ का जो उभार हुआ है उसके सामने जातीय जनगणना टिक पाएगी? देखिए दीपक जी, युवाओं का ये मानना है हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर कि भारत के अंदर अगर कास्टिज्म, जातिवाद को कोई खत्म करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का युवा करेगा। ये अंडरलाइनिंग फैक्टर आप पहले समझ लीजिए। अब ये समझ लीजिए कि जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल संगीत रागी जी, ये आखिर वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों में फूट डालने के लिए पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आपने इससे पहले कभी पसमानदा नाम सुना? कभी नहीं सुना होगा। मैं मानता हूं कि पसमानदा मुसलमानों के साथ में ऊंची जाति वाले मुसलमानों ने, पूंजीपति मुसलमानों ने ज्यादतियां की हैं, लेकिन आपने मान लिया ना इस्लाम में जातीय व्यवस्था है? आपने भी मान लिया कि इस्लाम में जातीय व्यवस्था है? नहीं, मैं इस्लाम में नहीं है। तो किसमें है? इस्लाम में नहीं है, हमारे समाज में है। और वर्ना सिस्टम का ही ये एक दूसरा मिरर इमेज है, मुसलमानों में है। वर्ना सिस्टम से प्रभावित होकर हिंदुस्तान के मुसलमान अपने से जो हाथ से काम करने वाले जुलाए हैं, कसाई हैं, बागवान हैं, उनके साथ में भेदभाव करते हैं। मुझे ये बात मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये मुसलमानों को बांटने के लिए पॉलिटिकल इस्तेमाल किसने किया? मोदी सरकार ने किया, योगी जी ने किया यूपी के इलेक्शन में। अब आप बताइए, जो संगीत रागी जी अपने आप को होलियर देन दाओ साबित करना चाहते हैं, ये तमाम जो इल्जाम लगा रहे हैं आज नीतीश जी के ऊपर, ये सारे इल्जाम इनके ऊपर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मुफ्ती शम्मू काश्मीर जी भी है। रुक जाइए अतिक भाई, संगीत रागी जी में आऊंगा। भैया देखिए, हिंदुओं में गणना हो तो अतिकुर रहमान मानेंगे उसको। 10 सेकंड में अपनी बात कह दूं। चलिए कह दीजिए। देखिए, जो भारत के विभाजन से पहले का काम जिन्ना ने किया था, वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच की खाई को खड़ा करने का था। नीतीश कुमार वही जयचंद और वही जिन्ना की भूमिका आज के दिन में कर रहे हैं। और एक समय था जब कांग्रेस पार्टी की सर्वसर्वा कहती थी, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। यही राजीव गांधी कहते थे कि इस देश में कास्ट वार हो जाएगा। नेहरू नहीं चाहते थे, लेकिन इनके नए अवतार, इनके नए लाडले गांधी नेहरू परिवार के, इनको लगता है कि हम इस देश को उसी आधार पर तोड़ सकते हैं। तो मुझे तो बहुत दुख होता है कि जब बड़े नारे के साथ हिंदू समाज खड़ा होता है तब इनको पीड़ा होती है। जब जातियों में विभाजित इस्लाम जब विभाजित होता है तब इनको कष्ट होता है। यही तो दर्द है ना संगीत रागी। चलिए जवाब ले लेते हैं। और हिंदू समाज यदि संगठित होता है तब इनको लगता है कि अरे ये तो बड़ा खराब है।